नाले की गहराइयों में दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल, ऊपर से पत्थर डालने वाला भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, और लाश को ढूंढने वाली भी दिल्ली पुलिस। ये कहानी ज़रा अजीब है क्योंकि जब पुलिस वाले क्राइम करते हैं तो वो किस तरीके से एक वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद मुर्दा को भी जिंदा रखते हैं और उसकी ज़ुबान खुलवा कर रखते हैं। ये कहानी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, लेकिन मैं इस पूरी कहानी को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं, पीसीआर में तैनात हैं। नाम है इनका सुरेंद्र राणा और इस वक्त ये दिल्ली पुलिस की ही गिरफ्त में है। दरअसल साल 2012 में जो सुरेंद्र राणा हैं वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पद पर तैनात होते हैं और पीसीआर में इनकी पोस्टिंग होती है। धीरे धीरे काम करते हैं तो हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मोनिका यादव की। ये 2014 में दिल्ली पुलिस में इसकी पोस्टिंग होती है कांस्टेबल के तौर पर। इसकी भी पोस्टिंग पीसीआर में कर दी जाती है। अब जो सुरेंद्र राणा है वो भी पीसीआर में काम करते थे, साथ ही साथ जो मोना है वो भी पीसीआर में काम किया करती थी। अब इस दौरान साल 2018 जैसे आता है, इन दोनों की बातचीत बढ़ती है क्योंकि जो सुरेंद्र है वो हेड कांस्टेबल था तो वहीं जो मोना है वो कांस्टेबल थी, तो दोनों की बातचीत होती है। और इसी बातचीत में जो मोना है वो सुरेंद्र को डैडा बुलाया करती क्योंकि जो सुरेंद्र है उसकी उम्र 42 साल है तो वहीं मोना 28 साल की। और यहीं पर जो सुरेंद्र है वो मोना को बेटा बेटा कहा करता। लेकिन धीरे धीरे मोना की खूबसूरती देखकर, मोना की बातों से, उसकी अदाओं से जो सुरेंद्र राणा है वो इम्प्रेस हो गया और उसे मन ही मन मोना भाने लगी। अब 18 में जो इनकी दोस्ती हुई थी, धीरे धीरे 19 आया, 20 आया, फिर कोविड भी आया था। तो इन्हीं सब के बीच जो सुरेंद्र राणा है वो मोना से बहुत प्यार करने लगा। एक तरफा यूँ कहें कि वो उसके प्यार में पागल हो गया। अब लगातार जो मोना है वो बार बार सुरेंद्र को डैडा कहती तो वो बहुत कंफर्टेबल रहती इस पुलिस वाले के साथ। इसके साथ कहीं भी घूमने जाना होता, फंक्शंस में जाना होता, हर जगह जाती क्योंकि उसे लगता कि मैं इस आदमी के साथ सेफ हूँ। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब तारीख आती है 8 सितंबर 2021। इस दिन अचानक सुरेंद्र को लगता है कि बहुत हो गया, मुझे मोना से बात करनी होगी क्योंकि मोना से अब मैं प्यार करता हूँ। इससे पहले इन लोगों की लगातार बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो मोना है उसने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था। अब उसका सिलेक्शन हो जाता है। तब मोना सोचती है कि जब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो क्यों ना मैं आगे आईएएस पीसीएस की तैयारी करूँ। इसके लिए वो मुखर्जी नगर में, दिल्ली का ही इलाका है, वहाँ पर जाकर कोचिंग में एडमिशन ले लेती है और आगे आईएएस पीसीएस बनने की तैयारी करती है। वो ये ठान लेती है कि जो भी हो मुझे अब ये क्रैक करना है और मुझे कांस्टेबल और यही सब बनकर नहीं रहना, एक बड़ा अधिकारी बनना है। यहाँ तक ठीक था, मोना अपने रास्ते चली जाती है, लेकिन सुरेंद्र अभी भी उसके लिए पागल होता है। वो किसी भी हद तक मोना को पाना चाहता है। वो बार बार मोना से बातचीत करता है लेकिन मोना उस पर पलटकर बार बार ये कहती है, अरे आप तो मेरे डैडा हो। साथ ही साथ वो ये भी कहती कि देखिए अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, मैं किसी से प्यार के पछड़े में फंसना नहीं चाहती, मैं बस इस वक्त ये चाहती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में अपना करियर बनाऊँ और एक बड़ी अधिकारी बन जाऊँ। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही तारीख आती है 8 सितंबर 2021, इस दिन सुरेंद्र बुलाता है, कहता है कि देखो मोना, जो भी था हमारे बीच में, देखो हम अच्छे से बातचीत तो करते थे, तुम मुझे जानती भी हो, मैं तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखता था, तो एक काम करो, मुझसे बस मिलने आ जाओ। मोना बातें मान लेती है। मोना सुरेंद्र से मिलने चली जाती है। अब यहाँ इन लोग की बात होती है तो मोना उससे बोलती भी कि देखो आप शादी का जो प्लान बना रहे हैं वो सब ठीक नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लग रही, मुझे अभी ना करियर पर बहुत फोकस करना है। इस पर इनकी थोड़ी सी बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर सुरेंद्र उसे फंसाता है, धीरे धीरे बोलता है, बहुत मीठी मीठी उससे बातें करता है। और इसके बाद वो मोना से कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ, एक जगह चलो घूमने चलते, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे जो जहाँ तुम रहते हो वहाँ छोड़ दूंगा। मोना मान जाती क्योंकि पहले से इन लोग की दोस्ती थी। अब ये दोनों ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में बैठने के बाद जो सुरेंद्र है उसे बुराड़ी पुस्ता लेकर जाता है। दिल्ली का इलाका है, सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक नाला भी पड़ता है, वहाँ पर ऑटो से उतरता है, ऑटो को जाने देता है। इसके बाद सुरेंद्र उससे ज़बरदस्ती पकड़ता है, उसे धक्का देता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। तब तक गला दबाता है वो मोना का जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। अब जैसे ही मोना मर जाती है सुरेंद्र ये कंफर्म भी कर लेता है और फिर उसकी जो लाश है उसे नाले में फेंक देता है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर नाला देख रहे हैं यही वो नाला है जिसमें सुरेंद्र ने मोना की लाश को फेंका था। और इतना ही नहीं, आप दिमाग देखिए, क्योंकि पुलिस वाला है, इसने देखे हैं कितने सारे क्राइम देखे, कितने सारे कत्ल की जो वारदातें हुई है वहाँ पर गया होगा, तो इसने क्राइम सीन भी देखा। तो ये क्या करता है
जितने पत्थर पड़े रहते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, क्योंकि सुनसान इलाका है तो बहुत सारे जो पत्थर थे वहाँ पड़े थे, वो सारे पत्थर उस नाले में फेंक देता है लाश के ऊपर, ताकि किसी को पता भी ना चले कि कभी भी अगर लाश मिले भी या कभी कोई छानबीन भी हो या कोई देख भी रहा हो तो इतने सारे पत्थर रहेंगे, नीचे से आप निकालते जाओ तो पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, लाश तक पहुँचना मुश्किल है। ऐसा ये दिमाग में अपना प्लान बना लेता है, तो इसलिए पत्थर फेंक देता है। अब इसके बाद चला जाता है। फिर इसे लगता है कि अब मुझे ना आने वाले वक्त में पकड़ा जा सकता हूँ, तो मुझे एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। इसके लिए अपने साले रॉबिन को तैयार करता है, उसको पूरी चीज़ समझाता है, उसको प्लान में शामिल करता है और फिर उसके साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस भी फंस गई थी। अगर ये क्राइम ब्रांच जो है केस नहीं लेती तो आज मोना का कंकाल नहीं मिलता, मोना की जिस तरीके से कत्ल हुआ या जिसने कत्ल किया वो कभी सामने नहीं आता। अब इसके बाद जो मोना के परिवार वाले हैं वो जानते हैं कि हमारी बेटी कोचिंग करती है, यूपीएससी में तैयारी कर रही है, तो अब बार बार उसे डिस्टर्ब करना ठीक भी नहीं है। लेकिन कई बार जो मोना की बहन है वो कॉल करती है पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता मोना का। अब जो घर वाले हैं वो जानते थे कि सुरेंद्र एक शख्स है जिससे मोना की बातचीत होती है, वो अच्छा रिलेशन है इन लोग का। इससे पूछा जाता है तो ये भी बोलता है अरे कैसी लड़की है, अभी तक घर नहीं आई, बता नहीं रही किसी को, ठीक है मैं पता करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही मामला चलता रहता है, पता सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर सितंबर का ये 8 सितंबर को कत्ल होता है। 21 अक्टूबर को लगातार ये बरगलाता रहता है कि देखिए मोना फ़ोन नहीं उठा रही, मोना से मेरी बात हुई। हमेशा जो है फैमिली वालों को ये बताता है कि मोना ज़िंदा है। अब इसके लिए जो 21 अक्टूबर का दिन आया साल 2021 में, उस दिन जो मोना की बहन है वो गुस्से में आती है, जाकर एफआईआर दर्ज करा देती है। वो कहते हैं कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं, मोना अगर होती तो वो अब तक हमसे कांटेक्ट करती, इसलिए अब मुझे एफआईआर करवानी होगी। अब इसे लगा किसी को शक ना हो, इसके लिए ये भी बहन के साथ जाता है, पुलिस स्टेशन जाके हंगामा भी करता है, बोलता है कि आप फटाफट रिपोर्ट लिखिए, ये लड़की हमारे इसमें काम क्या करती थी, गायब हो गई है, ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ कह देता है। अब केस तो दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है। कई बार ये खुद पुलिस स्टेशन अकेला चला जाता है, यहाँ तक कि इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था मोना के केस का उसको भी हड़का दिया कि आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आप ठीक से जाँच नहीं कर रहे इस पूरे केस की। यहाँ तक चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये क्या करता है कि एक नंबर लेता है, फर्जी एक नंबर लेता है, ये देता है रॉबिन अपने साले को और बोलता है कि देख तुझे अरविंद बनना है और तुझे ऐसी चीज़ें बतानी है कि मैंने मोना से शादी कर ली है, ताकि परिवार वालों को कुछ भ्रम ना हो, कोई शंका ना हो या कोई डाउट कभी ना आए कि मैंने कुछ गलत कर दिया। साला मान जाता है। अब साले को जब नंबर देता है तो कहता है देखिए आज मेरे पास मोना का फ़ोन आया था, मैं आपकी बात कराता हूँ। उस नंबर पर कॉल करता है रॉबिन को, जो इसने नंबर दिया था। रॉबिन वहाँ से कॉल करता है कि देखिए मैं अरविंद बोल रहा हूँ, मैंने मोना से शादी कर ली है फला फला जगह पर, आप हमें ढूंढिए मत, ये मत करिए, बहुत सारी चीज़ें सुनवा देता है। अब आगे मैं आपको बताऊँ तो उससे पहले आप ये अरविंद वाला जो मैसेज है, ऑडियो, ये जो फ़ोन है, ये एक बार सुनिए कि किस तरीके से रॉबिन ने कॉल किया, अरविंद बनकर बात की कि देखिए मैंने मोना से शादी कर ली। आप सबसे पहले एक बार ये ऑडियो सुनिए। हेलो। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अरविंद बताइए। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी भाई साहब। वो कहाँ पे है? मैं फिलहाल रोहतक हूँ भैया। अच्छा। हाँ 10-15 दिन आप ट्रस्ट करना, मैं खुद ही घर पे आ जाऊंगा उसको लेकर, ठीक है। नहीं एक्चुअली मेरे को बात करनी थी अभी। नहीं अभी वो बात करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल डरी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है। 10-15 दिन भैया ट्रस्ट करना, मैं बिल्कुल घर पे ही आ जाऊंगा लेके इसको, ठीक है। नहीं आप कौन है उसके, कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो भी? मैं इसका दोस्त था, हम दोनों ने शादी कर ली है, ठीक है। और अभी मेरे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं पंजाब जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये वो ऑडियो था जिसमें अरविंद यानी कि रॉबिन कह रहा है कि देखिए मैंने मोना से शादी कर ली है। इसके बाद क्या करता, ये तो एक प्लान था, इसके बाद इसने कई सारे प्लान बनाए थे, क्योंकि इसकी पहले मोना से बात होती थी, जो कांस्टेबल है, जो हत्यारा है। तो इसने जो मोना इसको पहले ऑडियो भेजती है या जो भी इनकी बातचीत होती है, इसके पास रिकॉर्डिंग थी, तो इसने उनको मॉडिफाई कर लिया, उनको एडिट कर लिया। किस तरीके से कि मोना उसमें ये कह रही है कि मम्मी मैं इधर आ गई हूँ, आप परेशान मत हो, अब मुझे ढूंढना मत कभी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरीके से इसने जो ऑडियोज़ हैं बहुत सारे मॉडिफाई कर लिए, एडिट कर लिए। और फिर इन ऑडियो को ये रॉबिन को कॉल करता है, जो नंबर इसने दिलवाया था। उस नंबर पर कॉल करने के बाद जो रॉबिन है उधर से, वो
वो वाला ऑडियो चला देता जो इसने बनाया था मोना का। अब एक बार आप ये वाले ऑडियो भी सुन लीजिए, किस तरीके से जो रॉबिन है वो फ़ोन के ऊपर वो ऑडियो चलाकर घर वालों को ये जताता कि हाँ मोना जिंदा है, आप मोना की आवाज़ सुन लीजिए। अब आप सबसे पहले वो वाला ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो, बोलो आप। आ रही आवाज तुम्हें? हेलो, आ रही है, मुझे आ रही है, बोलो आप। अरे क्या आ रही है तुम? ये क्या तरीका है यार? कहाँ हो तुम? और ये क्या मैसेज छोड़ा है? तुम्हारा सामान तुम्हारे घर वाले ले गए, अभी दो अलंकार आए थे। अपने घर बात कर लो। इतने दिनों बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा कर रही है, नहीं नहीं दिमाग खराब कर रही, चिल्लाएगी मम्मी, फिर आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। अरे ये थोड़ा नहीं रही। अरे ये कौन सा तरीका हुआ? जा ही नहीं रहे यार, वो इतने लोग वो सब इतनी टेंशन में है इतने दिन से। तुम तो अपने 2-2 महीने में कॉल कर रहे हो। उनसे बात कर लो एक बार। मम्मी को वैसे दुनिया भी पड़ी रहती है, और दुनिया ये कह देगी, दुनिया वो कह देगी। कोई कुछ ना कहे बेटा, तुम उनसे एक बार बात कर लो अपनी मम्मी से। टेंशन कर रही हो बहुत ज्यादा। तो बोलने नहीं चाहिए, मेरे को गुस्सा आता है। अरे गुस्सा गुस्सा छोड़ो तुम बेटा, अपने घर बात करो, अपनी मम्मी से बात करो। बात कर लो उनसे प्लीज। हेलो, मम्मी को फोन ला के होल्ड कर। हाँ होल्ड कर रखा, उनसे बात करो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। तो ये जो अभी आपने सुना ये वही ऑडियो था जिसमें मोना अपने परिवार वालों से बोलती है कि देखिए आप मुझे ढूंढिए मत, मैं ठीक हूँ, मेरी तलाश मत करना। इस तरीके से ये लोग परिवार वालों को गुमराह कर रहे थे, बरगला रहे थे, ताकि उन्हें किसी को शक ना हो कि मोना की हत्या की जा चुकी है या फिर मोना कहीं और किडनैप हो गई है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है। अब यहाँ तक जो उसकी बहन थी उसे डाउट हो रहा था कि हो ना हो इतने दिन हो गए, मोना हमसे कांटेक्ट ज़रूर करती, एक बार माँ से बात ज़रूर करती, वो मेरी बहन है, मैं उसे जानती हूँ। वो फिर कमिश्नर के पास जाती है दिल्ली पुलिस, वहाँ उनसे गुहार लगाती है, उनसे बातचीत करती है, और फिर इसी साल 2023 में जो केस है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है कि पता लगाइए, एक हमारी ऑफिसर थी, एक हमारी कांस्टेबल थी, वो ऐसे गायब हो गई है, मुखर्जी नगर में पढ़ती थी। पूरा केस समझाया जाता है और क्राइम ब्रांच इस केस को हाथ में ले लेती है। अब इधर लगातार मोना को जिंदा दिखाने के लिए जो सुरेंद्र राणा है यानी जो कांस्टेबल है, वो अपने साले को और ज़्यादा ट्रिक सिखाता है। वो बोलता है कि देखो तुम अलग अलग होटल्स में जाओ और फिर ना वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स गिरा दो, मैं तुम्हें मोना के डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, वो गिरा दो अलग अलग जगह पर, ताकि ये लगे कि मोना अलग अलग जगह छिप रही है और अपने परिवार से मिलना नहीं चाहती। साला भी यही करता, वो कॉल गर्ल लेकर उसके बहाने से होटल बुक किया करता, जगह पर जाता, और यहाँ तक कि 5-6 राज्यों में हो गया है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, शिमला हो गया, यहाँ ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट में गया, वहाँ बुक किया उसने कमरा कॉल गर्ल के साथ। फिर वहाँ से जब निकलता तो एक आईडी प्रूफ या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़ देता जिससे ये पहचान हो कि मोना यहाँ पर आई थी। साथ ही साथ जो वहाँ के स्टाफ थे उनको भी ये बरगला लेता, क्योंकि ये इतने महंगे होटल्स में नहीं जाता कि जहाँ पर सीसीटीवी लगी हो, बहुत ज़्यादा लोग पूछताछ या पुलिस की नज़र में आए। ऐसे लॉज में जाता है जहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन खास हो भी ना, वहाँ पर लोग भी 1-2 रहें, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी। अब डॉक्यूमेंट छोड़ने के बाद घर वालों को फ़ोन करता कि देखिए आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, रूम बुक कराया, या फला नाम की एक लड़की आई थी, क्या आप उसे जानते हैं, नंबर हमें यहाँ से मिला है। अब जो पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि मोना जिंदा है, क्योंकि तभी तो वो ट्रैवल कर रही है। ये सारी भूमिका इसने बना ली। अब जब पुलिस को भी ये सारी चीज़ें पता लगती कि मोना का यहाँ से कॉल आया, वहाँ से कॉल आया, इस स्टेट से कॉल आया, तो उन्हें भी लगता है कि लड़की जिंदा है पर अपने परिवार वालों से मिलना नहीं चाहती, अपने परिवार वालों से बातचीत करना नहीं चाहती, इसीलिए ये लड़की इधर उधर घूम रही है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच को पूरा मामला सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सोचा कि हम स्टार्टिंग से नहीं, मोना जहाँ से गायब हुई वहाँ से नहीं, मोना के लिए जो नंबर आ रहे हैं जिससे मोना कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उस नंबर से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले वो नंबर ट्रैक किया गया तो पता लगा किसी राजपाल नाम का है।
राजपाल से सीधे जब पूछताछ की गई, उसको डराया धमकाया गया, तो उसने बताया कि देखिए इस आदमी ने मुझसे एक नंबर लिया था, रॉबिन उसका नाम है। अब पुलिस रॉबिन तक तो पहुंच जाती है, फिर रॉबिन से पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है, तो रॉबिन पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रॉबिन को लगता है कि अब वो फंस सकता है, पूरा मुख्य आरोपी वो बन सकता है, क्योंकि उसी के नंबर से कॉल जा रहे थे, जो पुलिस वाले सारे ऑडियोज़ भी देखते हैं जो उसने भेजे थे राणा ने उसको, तो वो बता देता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, आपके ही पुलिस में डिपार्टमेंट में एक आदमी है सुरेंद्र राणा, दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल है, पीसीआर में काम करता है, दरअसल वो मेरे जीजा लगते हैं, उन्होंने मुझसे पूरी चीज़ कही थी, लेकिन लड़की कहाँ है मैं इसके बारे में नहीं जानता, उन्होंने जो जो चीज़ें मुझसे करने को कही मैंने आपको बता दी। अब क्राइम ब्रांच को पता लग जाता है कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल है सुरेंद्र राणा, वही ये सब पूरी चीज़ें कर रहा था, तो उन्हें पता था कि अब सबसे जो हमें पकड़ना किसे है, सीधे जाकर सुरेंद्र राणा को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। सुरेंद्र राणा फिर बलगराता है कि देखिए आप भाई आप लोग कैसे बोल रहे हो कि मैंने कुछ कर दिया, फ़ोन से कॉल आ रहा है, लड़की की ऑडियो आ रही है, तो पुलिस वाले उसे सुनाते भी हैं, दिखाते भी किस तरीके से लड़की की कॉल आ रही है। अब पुलिस वाला था, उसे पता था कि पुलिस वाले किस तरीके से चीज़ें निकलवाते हैं, सच निकलवाते हैं, वो किस तरीके से असलियत का पता लगाते हैं। डर जाता है, सारी चीज़ें बताता है, पुलिस को पूरी की डिटेल बताता है कि देखिए मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मुझे वो मान नहीं रही थी, मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी, शादी नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उसे इस जगह पर लेकर गया बुरारी पुस्ता, वहाँ पर मैंने उसे मारा, प्लस पत्थर तक डाले ऊपर से। अब जब पुलिस को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, परिवार वालों को मिल जाती है, तो पुलिस आरोपियों को तो अरेस्ट करती है, साथ ही साथ जो अभी आप नाला देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कराती है। तो जो कंकाल मिलता है 2 साल बाद, 21 में उसने कत्ल किया और आज 23 चल रही है, पूरे 2 साल बाद जो कंकाल मिला अब उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, ये पता लगाने के लिए कि जो ये कंकाल मिला है ये मोना का ही है या फिर किसी और का, क्योंकि जिस तरीके से जो सुरेंद्र राणा ने बताया उसके आधार पर पुलिस वहाँ पर छानबीन कर रही है, लेकिन हो सकता है वो कुछ और तो बरगला नहीं रहा या कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, पुलिस उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है और इन दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।